हवाले से इस दिन की मुनासबत से उस इंफॉर्मेशन को उजागर करने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 जब यूटी जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हुआ उसके बाद किस तरह की पेशरफ्त हुई है वो इस दिन के हवाले से उसका उजागर किया जाएगा। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें शिरकत करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। और जहां सरकारी स्तर पर 31 अक्टूबर को यूटी डे मनाने के हवाले से सरकार तैयार है, वहीं पर सबसे बड़ा बयान कांग्रेस की जानब से आ गया है और कांग्रेस पार्टी ने यूटी डे को जम्मू कश्मीर में यौम सियाह यानी ब्लैक डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इस हवाले से पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की भी बरसी है और इंदिरा गांधी को खराज अकीदत अदा करने के बाद कांग्रेस कारकुनान यूटी डे पर एहतजाज करेंगे। यानी जब यूटी डे होगा तो कांग्रेस के कारकुनान उस दिन एहतजाजी मुजाहरा भी करेंगे। वकार रसूल वानी दरअसल आज राजौरी में पार्टी वर्करों के इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे और उस दौरान वकार रसूल वानी ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर के अवाम यूटी चाहते ही नहीं है तो अवाम इस डे को क्यों कर मनाए। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम रियासत चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम इंतखाबात चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम यूटी डे मनाने पर हाजिर क्यों हो जाएंगे, उस जश्न में क्यों रहेंगे, ये वकार रसूल वानी ने कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग असेंबली में 50 पार के नारे दे रहे थे वो भी अब यूएलबी इंतखाबात से डर रहे हैं, यानी अंदाज उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। उन्होंने कहा कि ये कहते थे कि हम असेंबली में 50 पार जाएंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, लेकिन अब यही वो जमात हैं और यही वो सरकार है जो जम्मू कश्मीर के अंदर अब यूएलबी इंतखाबात कराने से भी खौफ खा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों ने यानी जम्मू कश्मीर के अवाम ने पिछले 70 सालों में पहली बार हुकूमत में आने का, इक़्तिदार में आने का उन्हें मौका दिया था, लेकिन उन्होंने यानी बीजेपी ने अवाम पर जो मुश्किलात पैदा किए हैं उससे बीजेपी का असल चेहरा पब्लिक के सामने, अवाम के सामने आ गया है। वकार रसूल वानी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैं उन लोगों को जो 50 पार के नारे देते थे वो तो यूएलबी से घबरा गए। उनको पता चला कि हमारा करगिल में भी खाता नहीं था, वहां भी हार गए और यूएलबी और पंचायत से, क्योंकि एजेंसी उसकी इन्हीं की है, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से, एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से इलेक्शन हार रहे थे, तो इसलिए इन्होंने यूएलबी और पंचायत डेफर किया और अब ये पार्लियामेंट में जाएंगे और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि पार्लियामेंट भी ये 6 की 6 हार जाएंगी और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट 6 की 6 पार्लियामेंटों में जीते। इनको लोगों ने 70 साल में पहली बार चांस दिया था, लेकिन इन्होंने अपना ऐसा मुंह दिखाया कि लोग बोलते हैं कब ये इक्तिदार से दफा हो जाए। वही मैंने बात अंदर भी कही। जिस तरह आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि यूटी दिवस के दिन आप ब्लैक डे मनाएंगे, क्या इसमें सभी सियासी जमातें? देखो, जम्मू कश्मीर का कोई भी फर्द, कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि यहाँ यूटी रहे। ये एक खूबसूरत सुपर स्टेट्स वाली, स्पेशल स्टेट्स वाली स्टेट थी और लोग चाहते हैं कि ये रियासत दोबारा बने। हमें यूटी, हमारे लोगों को जरूरत ही नहीं है और हम उस यूटी दिवस को ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे। ये मैं ऐलान करता हूं। कांग्रेस पार्टी 31 तारीख को, उस दिन हमारी इंदिरा जी का बर्थडे भी होता है, डेथ एनिवर्सरी होती है, सॉरी, तो वो मनाने के बाद हम ब्लैक डे मनाएंगे, धरने देंगे और हमारी मांग होगी कि ये जल्द अज जल्द जो है रियासत बन जाए। सर, और यहाँ पे इलेक्शन हो। असेंबली इलेक्शन में हो रही देरी को कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है और अगर इलेक्शंस कुछ वक्त के बाद होते हैं तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से तैयार है? कांग्रेस पार्टी ये तो तैयारी है, कांग्रेस पार्टी हर जगह तैयार है और कांग्रेस पार्टी जो है हर जगह है। अगली खबर में बात करते हैं आलोक कुमार मेहता की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आला तालीम आलोक कुमार मेहता ने कहा कि सरकार के पास जो वर्कर्स हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, उन्हें मुस्तकिल करने या उनके उजरत में इजाफा करने का कोई मंसूबा नहीं है। महकमा तालीम के अंदर जो सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं उन्हें उनकी तनख्वाहें में इजाफा करना या उनकी उजरत में इजाफा करना या उन्हें महकमा के अंदर मुस्तकिल करने के हवाले से सरकार के पास कोई मंसूबा नहीं है। इन बातों का इजहार उन्होंने शोपिया में अवामी दरबार के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा।
आलोक कुमार मेहता ने कहा कि सरकार चाहती है कि इस ज़िम्मन में कुछ किया जाए, अलबत्ता अभी तक इस हवाले से कोई भी चीज कंक्रीट नहीं है। कॉलेज लेक्चररों के मसाइल पर उन्होंने कहा कि उनका मामला ज़ेर गौर है और उनकी तनख्वाहों में पेशरफ्त की तवक्का है। ये एक इशू है जो अभी जल्दी से सेटल नहीं होगा, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट्स जो हुए थे, जिस पर काम कर रहे थे, वो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स नहीं थे। अब जब से यूटी हो गया है तो लॉ जो है रेगुलराइजेशन का वो डिफरेंट है। हम लोग चाहते हैं कि उनको कोई जगह मिले, लेकिन अभी नियमावली ऐसी है कि हम उनको नहीं इंडक्ट कर सकते हैं एज अ रेगुलर एम्प्लॉई, और रेगुलर एम्प्लॉई नहीं इंडक्ट कर सकते हैं तो थोड़ी दिक्कत है उनको पेमेंट देने में। सबने कहा है कि हम लोग प्रपोज किए हैं कि उनका कुछ इंक्रीज हो जाए और पैरिटी आ जाए जो हम यूनिवर्सिटी में देते हैं, वो हो जाना चाहिए। वो हम कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स करते हैं, उनको दे रहे हैं, कुछ पैसे उनके बढ़ जाएंगे। इधर जम्मू कश्मीर में दरबार मुंह बहाल करने का मुतालबा करते हुए जम्मू के ताजरों ने कहा है कि सालाना दरबार मुंह से न सिर्फ जम्मू के व्यापारियों और दुकानदारों को रोजगार चलता था, वहीं दरबार मुंह बंद होने से न सिर्फ जम्मू के कारोबारी तबके को नुकसान हुआ है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कल्चरल एक्सचेंज को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। जम्मू के दुकानदारों का कहना है कि दरबार मुंह से जम्मू और कश्मीरी अवाम के दरमियान भाईचारा भी बढ़ता था। दरबार मूव की जो हमारी रीत थी, ये बरसों पुरानी थी। ये हमारे महाराजा, बड़े दूर अंदेशी राजा थे वो जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने ये परंपरा चलाई थी। इसमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, देखिए जम्मू में आबादी जैसे हिंदू लोगों की ज़्यादा है, कश्मीर में हमारे मुसलमान भाइयों की ज़्यादा है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए भी दरबार मूव था। ये दरबार मूव खाली बिजनेस के लिए नहीं था। हमारी देवी देवतों की, गुरुओं की, पीरू फिकीरों की धरती है ये। इससे हमारे जो कल्चर थे, जैसे लेह लद्दाख हो गया, जैसे कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, पीपल टू पीपल आपस में कॉन्टैक्ट था, बैठते थे आके, बिजनेस तो बढ़ता ही था हमारा, खास करके जम्मू वालों का। कश्मीर वालों का भी जो बिजनेस में इजाफा होता था। जम्मू से लोग कश्मीर जाते थे, वहाँ रेंट पे होटल मकान लेते थे, गवर्नमेंट भी लेती थी। ऐसे ही कश्मीर से जो हमारे भाई जो जम्मू आते थे, वो भी जम्मू में आके लोगों के घर ठहरते थे। उससे जो आपस का भाईचारा था वो बढ़ता था। बिजनेस, ये जो परंपरा गवर्नमेंट ने चलाई, गवर्नमेंट एक तरफ आंकड़े तो बताती है इतने 1000 करोड़ हमने बचा लिया। मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट और खर्चे कम करे, जो फजूल के खर्चे बाबू लोगों के हैं, जो लाखों लाखों का। ये परंपरा तो बहुत पुरानी है, महाराजा के टाइम की समय से चल रही है। उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोच के ही रखा होगा, और उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर एक जो आपस में मेल जोल होता था, एक कश्मीरी कल्चर का और जम्मू के डोगरा कल्चर वहाँ जाता और यहाँ के कश्मीर के जम्मू आते थे। एक वो आपस में एक ऐसा सिस्टम था कि मतलब कि उसका कोई बयान ही नहीं था। तो उसके अंतर्गत अगर आप देखें व्यापारिक दृष्टि से, ये तो बड़ा लॉस है व्यापारियों को भी, लेकिन एक कल्चर का भी लॉस हुआ हमें, आपस में मेल जोल का भी। और दूसरा, व्यापारी केवल दरबार मूव से नहीं, बल्कि दरबार मूव के साथ जितने भी लोग जम्मू में आते थे। इधर जेके सिविल सोसाइटी फोरम ने एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद श्रीनगर किया था, जिसमें समाजी बुराइयों जैसे मंशियात की लत, इखलाकी अकदार की गिरावट, बढ़ते हुए खानदानी तनाजात और खुदकुशी के वाक़ात पर काबू पाना है। मुअज़्ज़िन ने इल्ज़ाम लगाया कि मुख्तलिफ एजेंसी की जानब से फराहम करदा डेटा सिर्फ प्रोपेगेंडा है, जिसका मकसद हमारे समाज को बदनाम करना है। सेमिनार की सदारत अब्दुल क़य्यूम वानी ने की, जिसके मेहमान खुसूसी मुफ्ती नासिरुल इस्लाम थे। दीगर मुअज़्ज़िन में मौलाना गुलाम रसूल हामी, मौलाना गुलाम अहमद भट्ट, ज़रीफ अहमद ज़रीफ, जगमोहन सिंह राना, हुमायूं कैसर, जीएन वार, सनम एजाज और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर मुअज़्ज़िन भी इसमें शामिल थे। कि ये आज की कॉन्फ्रेंस जो थी
منشیات کے حوالے سے، مورل ڈیگریڈیشن کے حوالے سے منعقد ہوئی، اور یہ طے پایا گیا کہ اس بارے میں ہم لوگ من جملہ طور پہ ایک ایسے لائحہ عمل کو اختیار کریں گے جو فعال اور متحرک ہو تاکہ اس وبا سے نجات۔ ات سول سوسائٹی اعتبار یمہ لحاظ یم عوامی نمائندہ اس سا واتو یمن چیزن یم اس بدنامی ہند باعث گو یہ یم ہسا ساری ون ڈرگ چوان، یم ہسا نشہ آور بنیمت۔ یہ اک پوت سازشہ اک ات پوت منظرس مز یمن سوسائٹی والن نظر دن یہ کیازِ اس بدنام کرنچ کوشش، یہ ہسا کور لچھن مز لڑکہ لچھن مز، یہ کس گنزراوان یمن۔ لہذا اگر تہ تیل ہاوین تریو وتہ پکون مز گوٚژھ اکھ پیون توتہ پتھر، گرن محلن مز گژھِ تیل آسن سڑکن پہ پیمت یت کن برونٹ یہ شراب یس وتن پہ پیوان۔ آز وچھن اس سری نگر کے ٹیگور ہال میں آج انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا اہتمام ہوا۔ یہ فلم فیسٹیول معروف اداکار دیو آنند کے جنم دن کے مناسبت سے منایا گیا۔ آج کے اس فیسٹیول میں جہاں پرانی فلمیں دکھائی گئی، وہیں اس فیسٹیول کا آغاز آج ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر نے کیا، جبکہ کل اس کی اختتامی تقریب پر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا بھی موجود رہیں گے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ تک پہنچ چکے ہیں اور جن کی شارٹ نظر آنے لگتی ہے، چہرے سے نظر آنے لگتی ہے، ہمارے جسم سے نظر۔ سنیما اور کشمیر کا رشتہ کسی انسان نے نہیں بلکہ قدرت نے جوڑا ہے، اور قدرت کا جوڑا ہوا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار نے نیو فلم پالیسی کے تحت جہاں سنگل ونڈو کلیئرنس سسٹم اڈاپٹ کیا، وہی فسکل انسینٹیوز بھی دیے ہیں۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں کشمیر جھیل ڈل، خوبصورت پہاڑ اور دلکش نظارے، ضلع کورٹ بڈگام کو اچگام منتقل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بار ایسوسیشن بڈگام نے آج ایک پریس کانفرنس دی، جس دوران بار ایسوسیشن کے صدر نے آج سے غیر معینہ مدت تک ہڑتال پر جانے کا بھی اعلان کیا۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ اگرچہ سرکار نے ضلع کورٹ کو اچگام منتقل کرنے کے لیے زمین کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر ضلع انتظامیہ بڈگام اس فیصلے میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ دکانداروں کا بہانہ بنا کر سرکار کے اس فیصلے کو عملانے میں منفی رول ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے ضلع کورٹ کو اچگام منتقل کرنے کے فیصلے کو زمینی سطح پر عملانے تک اپنا ہڑتال جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ آج ڈسٹرکٹ بڈگام کے وکلاء صاحبان ہڑتال پہ ہے، اور یہ ہڑتال کی کال غیر معینہ مدت کے لیے دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ، آنریبل ہائی کورٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے اس ہماری عدالت کو یہاں سے شفٹ کر کے اچگام لینے کے لیے صحیح کی ہے، اور اس کے لیے 117 کنال اور 18 مرلہ اچگام میں مشخص کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بڈگام نے ایک چٹھی لکھی ہے ڈویژنل کمشنر کشمیر کو کہ یہ جو زمین ہم نے مشخص کی ہے 117 کنال 18 مرلے، اس میں سے 20 کنال زمین پنڈت کالونی ڈیولپ کرنے کے لیے مہیا رکھی جائے، اور اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ جو باقی زمین بچتی ہے 97 کنال 18 مرلے، اس میں ہم کوئی اور کالونی گیزٹڈ آفیسرز کے لیے مشخص رکھیں گے۔ ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے، کیا ڈپٹی کمشنر بڈگام اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر بڈگام کو کلیئر ڈائریکشنز ہے گورنمنٹ کی کہ اس زمین کو ٹرانسفر کرنے۔ ادھر ضلع پنچ کی تحصیل ہیڈ کوارٹر منڈی پر گزشتہ ایک سال سے محکمہ دیہی ترقی کے زیر اہتمام لائی گئی لاکھوں روپے کی پلاسٹک بیلنگ مشین زنگ آلودہ ہو رہی ہے، جس کو لے کر علاقے کے لوگوں میں سخت تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے لوگوں نے سخت برہمی کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل انتظامیہ کے ناک کے نیچے پلاسٹک بیلنگ مشین زنگ آلودہ ہو رہی ہے، لیکن انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یوٹی انتظامیہ کی جانب سے عوامی مفاد کی خاطر منڈی میں مشین لائی گئی تھی تاکہ منڈی تحصیل کے مختلف مقامات پر پڑے پلاسٹک، جس سے لوگوں میں مختلف بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، اس سے لوگوں کو نجات مل سکے،
ताहम इंतजामिया ने इससे ना ही महफूज रखा है और ना ही इसका सही इस्तेमाल किया है। ये जो प्लास्टिक बेलिंग मशीन यहाँ पे एक बार लाई गई थी, गुज़िश्ता एक साल पहले लाई गई थी, तो हमें समझ में आया था कि जो रास्ते पे कूड़ा करकट जो प्लास्टिक पड़ा रहता है उसको यहाँ पे लाके और इसमें आरडीडी का कुछ फायदा हो, पब्लिक का कुछ फायदा हो, लेकिन हम गुज़िश्ता एक साल से यहाँ पे देख रहे हैं, एक साल से यहाँ पे पड़ी है। आज तक इसको किसी भी यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने भी इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया और ना यहाँ के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ध्यान दिया। ये पब्लिक का पैसा, आरडीडी में को गवर्नमेंट अपना पैसा किसी को नहीं देती है, पब्लिक का टैक्स का पैसा होता है, तब जाके वो प्रोजेक्ट बनाती है। अगर पब्लिक का टैक्स का पैसा ऐसे रोडों पे ये जाया करें, अपने कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है उनके जो इधर पुलिस फ्लैग डे वीक के सिलसिले में अवंतीपुरा पुलिस की जानब से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में एक बहस मुबहसे का इनेकाद किया गया था, जिसमें कॉलेज के तुलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके मौजू से मुतलिक अपने मकालात पेश किए। इस मौके पर SP अवंतीपुरा हिलाल खालिक मेहमान खुसूसी के बतौर यहाँ पर शामिल रहे, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद, SDPO त्राल मुबशिर रसूल, SHO त्राल के अलावा कॉलेज अमला भी प्रोग्राम के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान तुलबा और दीगर मुकर्रीन ने मुल्क की तरक्की में पुलिस के रोल की सराहना की। प्रोग्राम के आखिर पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा की इज्जत अफजाई भी की गई। आज का प्रोग्राम बेसिकली पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपोरा के इश्तराक से हमने यहाँ इनेकाद किया है, डिबेट रोल ऑफ पुलिस इन नेशन बिल्डिंग। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अक्सर जो हमारा यूथ है उनके जहन में पुलिस की एक नेगेटिव इमेज रहती है। पुलिस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अगर कम्युनिटी में देखी जाए तो पुलिस में है। तो पुलिस का क्या रोल बनता है नेशन बिल्डिंग में, पुलिस हमारी का कहाँ पे हमारी जो है ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पुलिस क्या सहायता देती है हमको। इस वजह से हमको बच्चों में बावर कराना है कि पुलिस एक ऐसा इदारा है पुलिस का जो बिना पुलिस के कोई, मुझे लगता है सोसाइटी कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। जो पुलिस का एक्चुअल रोल है वो हमारे यूथ को पता चले और हमारा यूथ जो है ये इंस्पायर हो जाए पुलिस। जहां हाल ही में पंजाब की देशभक्त यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल कोर्स नर्सिंग में हद से ज्यादा तालिब इल्मों को एडमिशन देने और तालिब इल्मों के साथ धोखा करने के पादाश में पंजाब के मेडिकल एजुकेशन महकमे ने देशभक्त यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नए तालिब इल्मों के दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। वहीं पर आज पंजाब अदालत ने सरकार के इस फैसले को स्टे किया है। यूनिवर्सिटी के वकील ने अदालत में पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ ये मौकफ रखा कि सरकार ने यूनिवर्सिटी के मौकफ को सुने बगैर ही फैसला सादर किया है, जिसकी बुनियाद पर मुअज़्ज़ज़ जज ने देशभक्त यूनिवर्सिटी से मुतरिक 20 सितंबर और 5 अक्टूबर के सरकारी फैसलों पर स्टे दे दिया गया। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।